वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ये स्टोरी आज तुम देखने वाले हो ये किसी मांगा, मानवा या एनिमे की अडेप्टेशन से नहीं है। ये मैंने एक वेब नोवेल को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है फाइट फॉर थ्रोन। एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, पेसिंग स्लो लगी, कैरेक्टर्स पसंद आए या नहीं, सब कुछ। तुम्हारा रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड में सरप्राइज है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। यो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट लाइव। आज से हम करने वाले हैं कवर फाइट फॉर थ्रोन को, विच इज़ नॉट जस्ट एन स्टोरी, इट्स एन एडवेंचर। मैं इस नोवेल को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये नोवेल है मास्टरपीस। इसमें वो सब कुछ है जो किसी एनीमे को चाहिए होता है किसी नोवेल से, फिर चाहे वो हो एक्शन, ड्रामा, एंटरटेनमेंट या फिर किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। और मैं ये सब क्यों कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ी है। तो अगर तुम्हें भी जानना है कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ 2 चैप्टर्स। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे भी ये स्टोरी समझने में बहुत टाइम लगा, पर अब जब मैं ये स्टोरी समझ चुका हूँ मैं तुम्हें इसे काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको इस थ्रोन यूनिवर्स में। चैप्टर 1, द ग्रेट एम्पायर ऑफ चिसामे। तो शुरुआत होती है एक एम्पायर से जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर नाम बन चुका है, चिसामे। एक ऐसा किंगडम जो ना सिर्फ दुश्मनों का हौसला तोड़ता है बल्कि गॉड्स भी इस किंगडम से भिड़ने की सोच से ही कांप जाते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं हर सुबह के बाद एक रात आती है। इस किंगडम की ताकत का सूरज तब डूबा जब एक वॉर में यहाँ के किंग ने अपनी जान खो दी। उनके मरने के बाद चिसामे की क्वीन ही इस किंगडम को रूल करने लगी। चलिए अब बात करते हैं चिसामे के बारे में। चिसामे 5 अलग अलग रियल्म्स में बटा है। इसे तुम कंसीडर कर सकते हो करंट वर्ल्ड से एज अ कंट्रीज डिवाइडिंग इनटू इट्स स्टेट्स। और उन 5 रियल्म्स के नाम है हयाई, तकाई, रयोन, तैयो और सुना रियल्म। हर एक रियल्म के लोग अपनी अलग अलग पावर्स के लिए मशहूर हैं। हयाई के लोग स्पीड में चीता को तक हरा देते हैं, तकाई के लोग हाथी की ऊंचाई को छलांग लगाकर पार करते हैं और रेयॉन्स पे तो शेरों की पावर है। दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लॉयन एंड दे पोजेस द पावर एंड स्ट्रेंथ एज अ लॉयन। पर्टिकुलरली कहूँ तो यार डीमंस, वैम्पायर्स या ऐसे किसी मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस में उनकी बॉडी खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ लॉयन। ये इन लोगों की बिल्कुल खास बात है। तैयो के लोग सन की रोशनी को अपना खाना बनाते हैं और सुना के वॉरियर्स रेत और मिट्टी को अपने हाथों का खिलौना बनाते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो तैयो के लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं सन रेस को और वहीं सुना के लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं सॉइल या सैंड को। एंड वन मोर थिंग विच आई फॉरगेट टू टेल यू, इन 5 रियल्म्स में इनके खुद के रूलर्स होते हैं जिनको कि इनके रिस्पेक्टिव रियल्म के नाम से जाना जाता है। जैसे कि तैयो रियल्म के रूलर का नाम है तैयोवान, सुना रियल्म के रूलर का नाम है सुनावान। ऐसे ही बचे रियल्म के साथ भी सेम केस है। तो चलो यार, बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब चलते हैं हम स्टोरी पर। अब हमें एक खास लड़के का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि है एवरिल, जो फिलहाल 15 साल का है। एवरिल अभी अपनी माँ के साथ तैयो रियल में ही रहता है। नॉर्मल डेज में वो अपने दोस्त एरन और कैसरो के साथ हाइड एंड सीक खेलता है, या मैं कहूँ छुपन छुपाई खेलता है। खेल के दौरान कुछ अजीब होता है। एवरिल की एक आंख चमकने लगती है और वो दीवारों के पार देखने लगता है। वो अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करता है कि वो दीवारों के आर पार देख रहा है, लेकिन एरन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। एरन बोलता है चल, अगर तू दीवार के आर पार देख सकता है तो बता उस दीवार के पीछे अभी क्या है। और एवरिल करेक्टली बता देता है कि उस दीवार के पीछे अभी क्या हो रहा है। एवरिल को अभी ये कुछ नहीं पता कि उसे ये हुआ क्या। उसकी लेफ्ट आई पर ये जो डिज़ाइन बना कुछ समय के लिए ये क्या था। लेकिन फिर होती है रात। एवरिल घर लौटता है और देखता है कि उसकी माँ किसी अजीब आदमी से बात कर रही है, या मैं कहूँ किसी मास्क पहने हुए आदमी से। एवरिल चुपके से दोनों की बात सुनता है और जब एवरिल की माँ मास्क गाय से बात कर रही होती है तो वो अपनी माँ को ये कहते हुए सुन लेता है कि एवरिल उसका अपना बेटा नहीं है। और फिर वो मास्क गाय भी ये कहकर चले जाता है कि कभी ना कभी एवरिल जरूर पूछेगा कि उसका पिता कौन है, तब तुम क्या करोगी। और यही कहकर मास्क गाय वहाँ से चले जाता है। एवरिल मास्क गाय को फॉलो करने की कोशिश करता है लेकिन मास्क गाय अचानक से वैनिश हो जाता है वहाँ पे से। एवरिल कोशिश करता है अपनी उसी लेफ्ट आई पावर की यूज़ करने का, लेकिन वो भी उसे किसी काम की नहीं आती। और फिर एवरिल घर आता है और वो अपनी माँ को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताता, पर वो यही सोचता रहता है कि क्या वो किसी किंग से या किसी रूलर से ब्लड रिलेशन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर सिर्फ उन्हीं पे होती है जो रिलेटेड टू ब्लड होते हैं किसी रूलर्स फैमिली से या किंगडम की किसी फैमिली से। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इस किंगडम की एक नॉर्मल पीपल्स की तरह देखा जाता है, या मैं कहूँ प्रजा की तरह। उन पे कोई शक्तियाँ नहीं होती, ये दे आर जस्ट लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। और फिर अगले दिन एवरिल अपनी ट्रेनिंग करने चले जाता है। ऑलराइट, एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बताना भूल गया,
उस वॉर के कारण यहाँ के कई सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। तो उन सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ना इन्होंने बच्चों को भी आर्मी में डालना शुरू कर दिया चिसामा किंगडम ने। तो इसी कारण जो यहाँ के जो किड्स होते हैं ना, फिर चाहे मेल हो या फीमेल, उन्हें 11 ईयर्स की उम्र से ही ना आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं। मतलब आर्मी में नहीं, लेकिन आर्मी कैंप्स में, जिनमें कि उनकी ट्रेनिंग होती है 15 ईयर्स ऑफ एज तक, या किसी किसी को टाइम भी लग जाता है। फिर उनमें से सेलेक्टिव पीपल्स को और आगे रैंक दी जाती है वगैरह वगैरह, जैसा आर्मी में होता ही है। अब जैसा कि तुम्हें पता है एवरिल तैयो रियल में रहता है, तो सिंपल सी बात है वो तैयो रियल के आर्मी कैंप में होगा। तो एवरिल, कैसरो और एरन तीनों के तीनों अपने फाइनल ईयर में आर्मी कैंप में उन्हें चॉइसेस भी मिलती है उन्हें किस तरह का वॉरियर बनना है। तो अपने एवरिल ने चुना था स्वॉर्ड ग्रुप, एरन ने चुना था बो एंड एरो ग्रुप, या मैं कहूँ धनुष बाण यार, और अपनी कैसरो ने चुना था फुल बॉडी कॉम्बैट। और सीक्रेटली एवरिल और भी फाइटिंग स्टाइल्स की प्रैक्टिस करता रहता था रात के वक्त, फिर चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या बो एंड एरो। बट मास्टरपीस तो अपना एरन निकलता है, जिसको सिर्फ धनुष बाण नहीं, तलवार चलाना भी आसानी से आ जाता है। वो मास्टरी कर देता है इन दोनों में, और इसी कारण उसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। चैप्टर 2 बैटल रॉयल। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो बूढ़े इंसानों को। वो दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो दोनों ही क्वीन के बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक ओल्ड मैन ये तक कह देता है कि उस लड़के में वो सारी पावर्स हैं जो कि उसके पिता में थी। दूसरा ओल्ड मैन कहता है फिलहाल क्वीन पूरे नेशन का ध्यान रख रही है, लेकिन देखते हैं ये कब तक चलेगा। एवरिल, कैसरो और एरन मिलकर बैटल रॉयल के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। एवरिल के पास एक सीक्रेट आई पावर है जो अभी तक फुल्ली रिवील नहीं हुआ है। बैटल रॉयल का दिन अब नज़दीक आ रहा है और तीनों फाइटर्स की डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क क्लियरली दिखती है। पार्ट 1 रेल्म फाइटर्स। बैटल रॉयल का दिन फाइनली आ गया और पूरे के पूरे फील्ड में एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। कट टू हायर रेल्म, जहाँ रूलर केतिनामे सीक्रेटली मास्क काए के साथ बात कर रहा है, और ये वही मास्क काए जिसने एवरिल की माँ के साथ बात करी थी। यहाँ केतिनामे उस मास्क काए को लॉर्ड कहकर पुकार रहा है। यहाँ पे केतिनामे मास्क काए को कन्विंस कर रहा होता है किंग बनने के लिए, कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता किंग बनने से। पर मास्क काए उसकी बात को रोकता है और बोलता है अभी उसका वक्त नहीं आया है, और वो केतिनामे को कुछ काम देता है। वो काम हमें नहीं बताया गया कि वो क्या है, और फिर मास्क काए वहाँ से चले जाता है। कमिंग बैक टू द रॉयल फील्ड, इंस्ट्रक्टर फाइटर्स के नाम अनाउंस करता है। टायरल, एवरिल और एरन, सुनरियल, प्राकुबा और सागकर, रयोन रेल, एमिनो एंड अमरूच, हरे रेल, सिमोन और कोमिना, तकाइरेल, आना और साइबा। रूल्स ऑफ बैटल रॉयल राउंड 1। फाइट 1 मिनट के अंदर खत्म करनी होगी। अगर नहीं हुई तो दोनों फाइटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अब तुम में से कई लोग डाउट में आ चुके होंगे कि ये बैटल रॉयल आखिर में है क्या। तो यार अभी मैं इसका आंसर नहीं रिवील करने वाला, क्योंकि मुझे भी इस मूवमेंट पे कंफ्यूजन हुआ था जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ रहा था। थोड़ा वेट करो, सब कुछ पता लग जाएगा। तो चलो बैटल रॉयल पे फिर से आते हैं। तो वॉरियर्स को 1 मिनट के अंदर बैटल्स को ख़त्म करना है, और अगर बैटल ख़त्म नहीं हुई तो दोनों के दोनों फाइटर एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वॉरियर के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। एज यू नो, वो पावर्स केवल उन्हीं के पास हो सकती है जो कि हो ब्लड रिलेटेड टू द रूलर्स फैमिली। और फिर इंस्ट्रक्टर सारे फाइटर्स को ग्राउंड में बुलाता है और उन सबको बताता है कि तुमको एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, अ 1v1 मैच। और उस 1v1 मैच को तुम्हें 1 मिनट में ख़त्म करना है, और अगर ख़त्म नहीं हुआ देन बोथ द फाइटर्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो जो बैटल के मैचेस हैं वो हैं बिटवीन प्राकुबा वर्सेस अनुरुज, सैमॉन वर्सेस हाना, साइबा वर्सेस एवरिल एंड कोमिना वर्सेस एमिनो। और इस राउंड 1 में जो जो विनर्स बनेंगे वो क्वालिफाई कर देंगे सेकेंड राउंड के लिए, फ्रॉम विच द योद्धा विल बी सेलेक्टेड। सो फर्स्ट मैच डिसाइड होता है बिटवीन प्राकुबा वर्सेस अनुरुज। प्राकुबा का कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर है। अनुरुज के पास एक बड़ी तलवार है, लेकिन प्राकुबा की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कोई देख भी नहीं पाता कि उसने अपोनेंट को कैसे नॉकआउट किया। और इसी के साथ प्राकुबा क्वालिफाइज फॉर राउंड 2। अब तुम बोल रहे होंगे लड़ाई शुरू कब हुई। गाइस, लड़ाई शुरू होके भी ख़त्म हो गई। ये सब मिली सेकंड के अंदर में हुआ। प्राकुबा ने अनुरुज को नॉक कर दिया। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो वहाँ पूरे फील्ड में बैठी हुई थी ना साइड में, उनको तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। बट गिने चुने लोगों को इसके बारे में पता चला, क्योंकि प्राकुबा इतने फास्ट मूव होके सीधा उसने अनुरुज की नेक में अपने हाथ की मारी, और अनुरुज ऑन द स्पॉट ही अनकॉन्शियस हो गया। तो सेकंड मैच है सागाकर वर्सेस एवरिल। अब तुम लोगों का सवाल होगा कि यार एरन की फाइट सागाकर से डिसाइड हुई थी और एवरिल की तो साइबर से थी, तो ये मैच में से चेंज कैसे हो गया। सब पता चलेगा, वेट करो।
एवरिल और सागाकर के बीच का मैच सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला था। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे और सागाकर तो ह्यूमन लग ही नहीं रहा था। वो तो इतना ज़्यादा मॉन्स्टरस ऑरा एमिट कर रहा था ना, जैसे कि एवरिल आसानी से सेंस कर रहा था। एंड ही एक्चुअली वॉज ट्रैम्बलिंग एट द टाइम। और फिर हमें एवरिल के हाथ में 2 डैगर्स दिखते हैं। वो भी कोई नॉर्मल डैगर्स नहीं है वो। और क्वीन खुद उन डैगर्स को देख के सबसे ज़्यादा शॉक में आ जाती है। वहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो भी शॉक में रहते हैं उस डैगर्स को देख के। यहाँ तक कि सारे लोग तक शॉक में हो जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ आया वो जो क्राउड होता है ना, वो भी यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये डैगर्स उसके पास आए कैसे एवरिल के पास। इन दोनों फाइटर्स के बीच की फाइट कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। पार्ट 2, चेंज इन मैच। इस पार्ट में हमें कई सारी चीज़ें रिवील होती हैं। ये सीन होता है 5 घंटे पहले का, ट्राकुबा और अमिरोज के मैच से पहले। मास्क का एरन को कन्विंस करता है कि वो सागाकर के साथ मैच ना करे। इवन तो एरन को पता भी नहीं होता कि उसका मैच होने किसके साथ वाला है फिक्स, लेकिन वो मैच चेंज होगा, तुझे साहिबा के साथ लड़ना है। एरन शॉक्ड है और एट द सेम टाइम कंफ्यूज भी है कि ये मास्क है कौन। वो उससे पूछता भी कि तुम हो कौन, लेकिन मास्क का उसे कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ उसे इतना कहता है कि तुम्हें अगर अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए तो तुम्हें मेरी एडवाइस फॉलो करनी ही पड़ेगी। और एरन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी होती है, जिसमें कि उसे फील्ड में लेट एंट्री करनी होती है। एरन थोड़ा सा एवरिल और कैसरो के लिए वरीड होता है। मास्क का वहाँ से वैनिश होकर पहुँचता है डायरेक्ट एवरिल के पास। एवरिल पूरा शॉक में होता है और वो मास्क ऐसे पूछता है कि तू वही इंसान है जिसने मेरी माँ से बात करी थी, मुझे बता कि तू है कौन और तूने उस दिन मेरी माँ से क्या क्या बोला था। लेकिन मास्क उसे शांत करवा के पूछता है कि तेरी लेफ्ट आई ठीक तो है ना। शुरुआत में एवरिल उसकी बात को अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क उसे बोलता है झूठ मेरे सामने तो बिल्कुल मत बोलियो। और मास्क यहाँ पे एक और बात रिवील करता है कि उसे एवरिल की लेफ्ट आई के बारे में सब कुछ पता है। और फिर जैसे ही मास्क वो जगह छोड़ के जाने वाला होता है, वैसे ही एवरिल मास्क की बात पे एग्रीड करता है कि हाँ उसकी लेफ्ट आई पे पावर्स आई हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पार देख सकता है। और ये पावर सिर्फ इतनी पे ही लिमिट नहीं है, इसके पास एक और पावर आती है जिसको वो एरन और कैसरो को भी नहीं बताता है, जो कि है कॉपी। कॉपी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन उसके सामने अगर कोई भी वॉरियर किसी भी बैटल स्टाइल में लड़ रहा है तो उसकी लेफ्ट आई अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और वो सामने वाले अपोनेंट के स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी करने की ताकत रखती है। यहाँ पे मास्क एक वर्ड का यूज़ करता है, वो है अवेकन। मास्क ऐसा बोलता है कि उसकी आंखें न्यूली अवेकन है। एवरिल इस बात पे थोड़ा उससे क्वेश्चन भी करता है कि अवेकन का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन मास्क बोलता है कि इस बात को इग्नोर कर और मेरी बात गौर से सुन। और यहाँ पे मास्क एवरिल को बोलता है कि तेरी लड़ाई होने वाली है पावरफुल मॉन्स्टर से। वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं होगा, वो कोई मॉन्स्टर होगा। और वो एवरिल को वार्न करता है कि पूरी कोशिश करना उसके अटैक से बचने की। एवरिल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है धीरे धीरे करके, लेकिन जाते जाते मास्क उसे 2 डैगर्स थमा के जाता है और बोलता है इनका यूज़ करना। और मास्क एक और चीज़ बोलता है, ये कोई नॉर्मल डैगर्स नहीं है, इन डैगर्स में पॉइजन है और ये पॉइजन इनफ है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। एवरिल उससे पूछता भी है कि उसका अपोनेंट है कौन, लेकिन मास्क उसे कुछ नहीं बताता और मास्क वहाँ से वैनिश हो जाता है। और कुछ घंटे बाद जब एवरिल अरीना में पहुंचता है तो वो अपने अपोनेंट को देखता है, जो कि एक लड़की होती है साहिबा। एवरिल डीप थॉट में आ जाता है कि मास्क ने तो इसको बोला है कि ये मॉन्स्टर है, लेकिन इसके ऑरा से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई मॉन्स्टर है। बट एवरिल उस मास्क की वार्निंग के कारण पूरी तरह से फोकस्ड रहता है और वो पूरी तरह गौर करता है साहिबा की तरफ। और फिर जब बैटल का अनाउंसमेंट होता है तो एरन उस फील्ड में प्रेजेंट ही नहीं होता है, जिस कारण कि एवरिल का मैच शिफ्ट हो जाता है और एवरिल को अब करेंटली लड़ना पड़ेगा सागाकर से, जो कि होने वाला था एरन का अपोनेंट। और एवरिल पूरी तरह से शॉक्ड, क्योंकि मास्क ने जो बोला था वही हुआ। उसकी लड़ाई सागाकर से हुई और वो सागाकर को देख के पूरी तरह से ट्रेम्बल कर रहा है। पार्ट 3, एवरिल वर्सेस सागाकर। एवरिल और सागाकर के एपिक बैटल का वक्त आ गया है। हु विल विन एंड हु विल डाई, ये सब आप देखने वाले हैं अभी। दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं। एवरिल अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन सागाकर सब अटैक्स ऐसे डॉज करता है जैसे कि एक एक्सपीरियंस वॉरियर एक बिगिनर का सामना कर रहा हो। सागाकर बार बार एवरिल को मॉक कर रहा होता है कि तू एक वीक है, मुझसे लड़ाई मत कर वरना मर जाएगा। लेकिन एवरिल बोलता है कि मैं तुझे जरूर हरा दूंगा, मुझे अपने आप पे भरोसा है। लेकिन सागाकर मन ही मन ये भी सोच रहा है कि क्या ये वही लेजेंडरी डैगर्स हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि चाहे ये वो डैगर्स हो या ना हो, एवरिल उसके लेवल तक तो कभी नहीं पहुंचने वाला। फिर सागाकर एक पावरफुल पंच एवरिल के स्टमक में मारता है, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। एवरिल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो हार मानने को फिर भी तैयार नहीं होता। एवरिल खड़ा होता है और अपने डैगर्स को सीधा सागर की तरफ मारने के लिए ले जाता है, लेकिन सागाकर विद इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स
एविल के पीछे आकर उसी के डैगर से उसी को स्टैब कर देता है और एविल की दर्द से चीखें निकलती है। एविल अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है और यहाँ पे सागाकर बोलता है, देखा मैंने कहा था तू मर जाएगा, बड़े लोगों की बात माना कर। पॉइजन एविल की बॉडी में फैल रहा है, वो अपने डेथ को समझ रहा है लेकिन वो मरना नहीं चाहता, उसे जीना है, उसे स्ट्रांग बनना है, उसे एक और चांस चाहिए। और फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जिसकी किसी ने भी नहीं सोची थी। एक ब्राइट ऑब्जेक्ट स्काई से बैटलफील्ड की तरफ गिरता है और वो भी फायर के साथ, और सीधा एवरिल की लेफ्ट आई पर गिरता है। सब शॉक्ड है, एवरिल दर्द से चिल्लाता है लेकिन तभी वो कुछ अलग देखने लगता है, कुछ जो उसकी कहानी को एक नए डायरेक्शन में ले जाने वाला है। वेलकम। हो सकता है तुम में से कई सारे लोगों का कंसंट्रेशन बिगड़ चुका होगा, उसके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक गाना, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। जिसको चाय या कॉफ़ी पीना है तो पी सकता है इसको देखते देखते भी। पार्ट 4 दी योद्धा। एवरिल के बेहोश होते ही सागरका को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद अगला मैच शुरू होता है एमिनो और कोमिना के बीच। अब कोमिना पूरे दम के साथ फाइट कर रही होती है लेकिन एमिनो के लेवल के सामने वो बिल्कुल पावरलेस लग रही थी। भाई साहब, एमिनम तो बस डॉज करते जा रहा था जैसे कोई प्रैक्टिस मैच हो रहा हो। उसकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ था कि एमिनो ने फाइट खत्म करने की जल्दी नहीं दिखाई और जब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे तब उसने अपना ट्राइडेंट उठाया और सीधा कोमिना के चेस्ट पे स्ट्राइक कर दिया। बूम! कोमिना नॉकआउट एंड एमिनो इज नाउ द विनर। नेक्स्ट फाइट होती है सिमोन वर्सेस हाना। अब सिमोन एक मस्कुलर पावर हाउस था और हाना एक टफ लड़की। पहले दोनों एक दूसरे का फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर हाना एक धमाकेदार पंच सिमोन के फेस पर मार देती है। जब तक सिमोन संभलता तब तक हाना की पावरफुल किक ने उसको नॉकआउट कर दिया और ये राउंड हाना जीत गई। और वहीं दूसरी तरफ एरन ने अपनी अपोनेंट साइबो को इजीली हरा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। इस फाइट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो इसको ज़्यादा दिखाया भी नहीं गया। अब सिर्फ टॉप 5 फाइटर्स बचे हैं जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। सागरका, एमिनो, हाना, एरन और प्राकुबा। ये फाइनल राउंड डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा योद्धा। 1 महीने बाद इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला है और ये काफ़ी अलग होने वाला है। कंटेस्टेंट को रेयन रियल्म के डार्क फॉरेस्ट में जाना है जहाँ एक लेजेंडरी स्वॉर्ड छुपी हुई है। ये तलवार सिर्फ उस वॉरियर को एक्सेप्ट करेगी जो उसके लायक होगा और अगर कोई वर्दी नहीं निकला तो तलवार ज़मीन से हिल भी नहीं पाएगी। जो इस स्वॉर्ड को निकाल लेगा वो होगा अगला योद्धा। अब फाइनल 5 वॉरियर्स जंगल के अंदर एंटर करते हैं। पहले तो सब साथ में चलते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। आफ्टर ऑल हर कोई थोड़ा योद्धा बनेगा, योद्धा तो सिर्फ कोई एक बनेगा। सबसे पहले हमें प्राकुबा का सीन दिखाया जाता है। वो जंगल में तलवार ढूंढ रहा होता है जब एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर कहता है कि उसका लॉर्ड ये तलवार पहले ढूंढ लेगा और इतना पावरफुल बनेगा कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा। ये सुनकर प्राकुबा एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सागरका और एमिनो तलवार के आसपास पहुंच जाते हैं। एमिनो कॉन्फिडेंटली सागरका को चैलेंज करता है और दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है। सागरका अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करता है जबकि एमिनो अपने ट्राइडेंट से अटैक कर रहा होता है। फाइट के बीच सागरका एक जिगेंटिक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी शक्ल बदल जाती है, वाउंड्स इंस्टेंटली हील हो जाते हैं और उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। एमिनो भी अपनी सीक्रेट पावर रिवील करता है और एक लॉयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेट, व्हाट हैपेंड? इज एमिनो बिलोंग्स टू रेयन फैमिली? वेल, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं लेकिन रात का वक्त होने की वजह से सागरका की रीजनरेशन पावर ओवर पावर करती है। धीरे धीरे एमिनो की स्टेमिना गिरने लगता है और सागरका एक स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ एमिनो को ऑलमोस्ट फिनिश कर देता है। सागरका एमिनो को जैसे ही ख़त्म मारने वाला होता है तभी एरन लाइटनिंग स्पीड में एंटर करता है और एमिनो को बचा लेता है। लेकिन सागरका की ओवर पावरिंग स्ट्रेंथ की वजह से एरन इंजर्ड हो जाता है, उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और सागरका इसी बीच एरन के थ्रोट पे भी बाइट कर देता है। एरन और एमिनो की मरने वाली हालत हो जाती है। और हाँ, इसी के बीच में सागरका की एमिनो से और सागरका की एरन से बीच में थोड़ी बात होती है और इस बात में हमें क्लियर होता है कि सागरका और कोई नहीं, एक वैम्पायर है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक डिमोनिक उसमें नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हुआ था इनटू अ वुल्फ। और वो एक और चीज़ रिवील करता है कि हाउ वैम्पायर्स आर लिविंग इन द डे टाइम।
सागर का बताता है कि वैम्पायर्स ने भी एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे कि वो दिन में भी सन की रेज में आ सकते हैं, लेकिन उससे उनकी वैम्पायरिक पावर्स थोड़ी सी लो जरूर हो जाती है, बट स्टिल वो पावरफुल होते हैं। लेकिन मेडिसिन का इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए उन्हें फिर से डार्कनेस में जाना होता है। सागर का एरन से एक बात पूछता है कि मैंने तो इतने सारे मॉन्स्टर भेजे थे इस जंगल में, तो क्या तुम्हें एक भी नहीं मिला? एरन उसे बोलता है मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला, मैं तो डायरेक्ट इस जगह पे पहुंचा हूँ। और गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ इस लाइन पे थोड़ा फोकस करना कि एरन को क्यों नहीं इतने सारे मॉन्स्टर मिले। कंटिन्यू करते हैं अगर स्टोरी पे, तो ये सब होते हुए हाना चुपके से देख रही होती है एक पेड़ के पीछे से। आई डोंट नो व्हाई, बट उसकी प्रेजेंस कोई फील भी नहीं कर पा रहा होता। एरन और एमिनो की मरने वाली हालत हो जाती है, लेकिन तभी आसमान से एक तेज बिजली गिरती है अपने एरन पे, और एरन के एक हाथ में लेजेंडरी स्वॉर्ड आ जाती है। सब स्टन्ड हो जाते हैं और तलवार एरन को एक्सेप्ट कर लेती है। एरन को योद्धा डिक्लेयर कर दिया जाता है और एरन बन गया अगला योद्धा। लेकिन जंगल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 5 सेरेमनी। एरन अब पूरी तरह से हील हो चुका है और उसने जो कपड़े पहने थे वो भी बदल गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल मूवमेंट है वो है उसकी तलवार से निकलती बिजली, जो अब उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है। मतलब एरन अब एक नई सुपर पावर के साथ रेडी है। जब सागर का दोबारा उस पर अटैक करता है तो इस बार एरन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बिल्कुल मैच करते हैं सागर का के साथ। अब वो हर अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है। ये देखकर सागर का को फाइनली समझ आता है कि एरन के पास अब स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग की पावर आ चुकी है। इसी से कुछ समय पहले पर किसी और जगह प्राकुबा मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है जो सागर का ने भेजे थे। टोटल 10 मॉन्स्टर्स हैं और प्राकुबा इन्हें ईजिली हैंडल कर रहा है। सागर ने हर फाइटर के लिए 3 मॉन्स्टर भेजे थे और हाना के लिए 1, लेकिन एमिनो जो एक मास्टरमाइंड है बिना किसी दिक्कत के स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग का लोकेशन ढूंढ लेता है। हाना उसको सीक्रेटली फॉलो कर रही थी तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब सारे मॉन्स्टर को मिला सिर्फ एक, प्राकुबा। और अब प्राकुबा को मॉन्स्टर से एक शॉकिंग बात पता चली। उन्होंने बताया कि उनका लॉर्ड सखाम सागाकर का बॉडी यूज कर रहा है। मॉन्स्टर्स ने सागाकर को मार दिया था जब वो बैटल रॉयल के लिए आ रहा था। इस रिवेलेशन के बाद प्राकुबा पूरा बजर्क मोड में चला जाता है। वो मॉन्स्टर को फायर सर्कल से घेरता है और उन्हें जिंदा जला देता है। अब उसका अगला टारगेट क्लियर है, सखाम। अगर तुम लोग को समझ नहीं आया तो मैं इजी वे में बता देता हूँ। सागाकर एक्चुअली में सागाकर कभी था ही नहीं, वो तो बहुत पहले ही मर चुका था, यानी कि बैटल रॉयल से पहले ही। उसकी जगह ले ली थी सखाम ने, तभी तो वो जो ऑरा एमिट कर रहा था वो अनदर लेवल का था। और सखाम ही है वैम्पायर। एंड सागाकर एंड प्राकुबा आर बेस्ट फ्रेंड। बट सागाकर की मौत के बाद अब प्राकुबा को तो बहुत गुस्सा आने वाला है और अब से मैं सागाकर को सखाम ही बोलूँगा, जो कि वो एक्चुअली है। एरन और सखाम का बैटल क्लाइमेक्स पे है। एरन जो ऑलरेडी एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, अपनी न्यू स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ सखाम के उसकी वुल्फ फॉर्म में उसका एक हाथ काट देता है। सखाम अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो और ज़्यादा गुस्से में आकर अटैक करने लगता है। तभी एक साइक्लोनिक डोर ओपन होता है और सागरका को ले जाता है। और जब वो साइक्लोन उसको ले जा रहा होता है तभी वहाँ से एक आवाज़ भी आती है, मैं सागर का नहीं, मैं वैम्पायर किंग का बेटा सखाम हूँ। अगली बार मैं छुप कर नहीं, सामने आकर तुम्हें हराऊंगा और चिसा में थ्रोन मेरा होगा। इस धमाकेदार डायलॉग के साथ सखाम वैनिश हो जाता है। कुछ समय के बाद अब हम तेओ रियल्म में हैं, जहाँ नए योद्धा एरन की ग्रैंड सेरेमनी हो रही है। सब रूलर्स और एम्पायर्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आए हैं। क्वीन चिसा में एक इमोशनल स्पीच देती है जिसमें वो कहती है कि पहले के 5 योद्धा पिछले वॉर में शहीद हो गए थे, लेकिन अब फाइनली 5 नए योद्धा मिल गए हैं, जिसमें से एक है एरन जो अब तेओ आर्मी का कमांडर है। और हमें अनदर 4 योद्धा के बारे में भी पता लगता है। आयुम कमांडर ऑफ हेय आर्मी, शियाबी कमांडर ऑफ रेयन आर्मी, हाना कमांडर ऑफ दकाई आर्मी, लियोन कमांडर ऑफ सुना आर्मी। हमें इसमें क्वीन एक और बात बताती है कि जब वो योद्धा मरे थे उनके वो जो पावरफुल वेपन थे ना, उनको कोई वील्ड ही नहीं कर पा रहा था, या मैं कहूँ उनके लिए कोई वर्दी नहीं बन पा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद रिसेंट 5 इयर्स में उन्हीं प्रीवियस योद्धास के ब्लड रिलेटेड जब उस वेपन्स के आजू बाजू या पास में गए तो वो उनके लिए वर्दी साबित हुए और वो वेपन्स उनके पास आए। पर अभी सब लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि एरन किसी भी प्रीवियस योद्धा से रिलेटेड तो है ही नहीं। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सेरेमनी के दौरान 2 किंग्स वोंगली बकेशी और स्वांग रियोन बिन एक दूसरे से सीक्रेट प्लान डिस्कस करते हैं
वो चिसामे एम्पायर पर रात को जॉइंट अटैक करने की प्लानिंग करते हैं। ये सुनकर लगता है कि अब एक और बड़ी बैटल होने वाली है और ये बात मास्काई सीक्रेटली सुन रहा होता है। दूसरी तरफ क्वीन को सखाम का नाम सुनकर शॉक लगता है। वो बताती है कि सखाम सिर्फ अपने 40% पावर का यूज कर रहा था। अगर वो अपनी फुल पावर यूज करता तो सब मर जाते। ये सुनकर सब स्टंड है। क्वीन सबको रेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन क्या ये रात आराम से बीतेगी ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन इन्हीं योद्धास की जब क्वीन से कन्वर्सेशन हो रही होती है तो इसी के बीच हमें पता लगता है कि सखाम का एक बड़ा भाई भी है और चांसेस हैं कि उसने अपने छोटे भाई की जान बचाई है उसको टेलीपोर्ट करके। और हमें एक और चीज पता लगती है कि एवरिल गायब हो चुका है। एवरिल अपनी लास्ट फाइट जो कि उसने लड़ी थी सखाम AKA सागाकर के साथ, उसके बाद से वो गायब है। एरन उससे मिलने ट्रीटमेंट सेंटर भी गया लेकिन वो वहाँ था ही नहीं और एरन बहुत ज़्यादा वरीड है इस चीज़ के लिए। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दी अलायंस आर्मी, वो भी वोंगली और सोंग रियोन की, खड़ी है मास्काई के सामने पर और मास्काई के दोनों हाथों में स्वॉर्ड है। यहाँ पे वोंगली, बकेशी और सोंग रियोन भी उसे डराते भी हैं, उसे वार्न करते हैं और बोलते हैं यहाँ से हट जा वरना तू मरेगा। लेकिन मास्काई वहाँ से हिलता भी नहीं है। उसके बाद वोंगली और सोंग रियोन उसे बताते हैं कि उनकी आर्मी 1 मिलियन सोल्जर्स की है, जिसमें से 200 तो सिर्फ S रैंक सोल्जर ही हैं। हाउ कैन यू सपोज टू स्टैंड अगेंस्ट अस। और यहीं पे चैप्टर 2 होता है एंड। तो गाइस ये था फाइट फॉर थ्रोन चैप्टर 1 एंड 2 का फुल ब्रेकडाउन। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? क्या एरन तैयो आर्मी का सही कमांडर बन पाएगा? एंड हु इज दिस मास्काई एंड व्हाई ही इज प्रोटेक्टिंग द चिसामे? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज एवरिल? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके अगले चैप्टर्स मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगा। तो अब कवर हो चुके हैं 2 चैप्टर्स और अब वो सरप्राइज देने की बारी आ चुकी है। फाइट फॉर थ्रोन मेरी खुद की ओरिजिनल नोवेल है जिस पर मैं लगभग 7 सालों से काम कर रहा हूँ और इसके मैं ऑलरेडी 30 चैप्टर्स बना चुका हूँ। इस वर्ल्ड का हर किंगडम, हर कैरेक्टर और हर प्लॉट लाइन मैंने खुद लिखी है। सो अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट्स में अपना रिव्यू जरूर देना। मैं जेन्युइनली हर फीडबैक पढ़ता हूँ। अगर तुम खुद नोवेल पढ़ना चाहते हो तो वेब नोवेल पर अभी चैप्टर 9 तक अवेलेबल है और अगर तुम इमेजेस देख के समझना चाहते हो तो उसके लिए भी वीकली चैप्टर्स आते रहेंगे जिनमें रेफरेंस के लिए इमेजेस भी होंगी। और उसके लिए तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ हर वीक एक नया चैप्टर अपलोड करूंगा। मैं तुम्हें कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करूंगा, बस इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम इस जर्नी के साथ बने रहे तो फाइट फॉर थ्रोन तुम्हारे लिए उन स्टोरीज में से एक बन सकती है जो तुम बहुत टाइम तक याद रखोगे। सो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, अपना रिव्यू कमेंट्स में जरूर देना और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थ्रोन वर्ड्स बिगिंस नाउ।